हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि भाई कितना कैलकुलस पढ़ ले कि फिजिक्स का काम हो जाए। मतलब फिजिक्स के लिए कितने कैलकुलस की रिक्वायरमेंट है। अब कोई लिमिट तो है नहीं, कोई पैरामीटर फिक्स तो है नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ते हम, है ना। अगर हम क्लास 11th की बात करें, जब बच्चे क्लास 10th से 11th में आते हैं, अगर उस टाइम पे पूरे कैलकुलस को पढ़ने की कोशिश करें, वो भी फिज़िक्स के लिए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, है ना। फिज़िक्स से इंटरेस्ट दूर हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं मैथ्स में उलझ के रह जाएंगे। लेकिन हाँ, सच में कितने कैलकुलस की ज़रूरत है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ दिखती है, हमने क्या किया अभी लास्ट 7 ईयर्स के, ठीक है। मतलब 21, 20, 19, 18, 16, 15, ठीक है। तो लास्ट 7 ईयर्स के हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं जो एडवांस्ड में पूछा गया है, जिसमें कैलकुलस यूज़ हुआ है। किस एक्सटेंट तक यूज़ हुआ है वो भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि भाई कितना कैलकुलस आना चाहिए। मुश्किलें ये होती है कि हम बहुत सारे कैलकुलस के मेथड्स पढ़ लेते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम कैलकुलस यूज़ कैसे करें फिजिक्स में। और ये बहुत बड़ी एक मुसीबत है बच्चों के लिए कि भाई वो बहुत टाइम लगा देते हैं कैलकुलस समझने में, लेकिन मेरे ख्याल से वो गेन नहीं कर पाते, वो अचीव नहीं कर पाते जो फिज़िक्स के लिए चाहिए। कि भाई फिज़िक्स में कैसे कैलकुलस को यूज़ करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, rather देन कि हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे सारे रूल्स पढ़ लेते इंटीग्रेशन के, जो कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो इन सारी दुविधाओं से थोड़ा बाहर करने के लिए मेरी एक कोशिश है कि लास्ट 7 ईयर्स में एडवांस ने जितने भी क्वेश्चन पूछे जिसमें कैलकुलस यूज़ हुआ है, वो सभी मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। तब आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि हमें करना क्या चाहिए। अब जैसे प्रॉब्लम 1, इसमें देखो कैलकुलस कैसा यूज़ हुआ है। हम क्वेश्चन पे नहीं जा रहे क्योंकि हमें पता है कि इसमें सभी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी फिजिक्स शुरू किया है। तो मैं सिर्फ कैलकुलस दिखाना चाहता हूँ कि कितना यूज़ हुआ है। तो प्रॉब्लम 1 में देखेंगे तो ये एक सिंपल सा कैलकुलस का इंटीग्रेशन यूज़ हुआ है। अब देखो ना, यहाँ पे देखोगे तो r⁻5 dr का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to r, मतलब इंटीग्रेशन के नाम पे देखें तो यही है कि भाई r⁻5 dr 0 to r, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत होगी कि r5 मतलब r⁻6 हो जाएगा अपॉन 6 0 to r, ठीक है। अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल ये है, इसमें d थीटा बाई डी एन पूछा गया है, ठीक है। तो d, अब इसमें डिफरेंशिएशन तो एक एक्सप्रेशन यहां तक तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया था, तो d थीटा बाई डी एन, तो d थीटा बाई डी एन निकालना था। तो हमने ऐसा करने की कोशिश की दोनों तरफ, मतलब एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था, तो ये रहा होगा, मतलब ये नहीं होगा और ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा, 4n² -3 -1 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू n। अब देखो बड़ा सिंपल सा डिफरेंशिएशन आया कि भाई अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा, ठीक है। तो चेन रूल लगाया, डी साइन थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी एन, तो ये आ गया। तो ये डिफरेंशिएट होके अब यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो इस तरह ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा सर। यहाँ पे इसको पावर 1/2 फिर से चेन रूल। तो बड़ा सिंपल सा मामला था, डी थीटा बाई डी एन निकाला, उसके बाद की कहानी थी कि वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है। कितना किस लेवल का कैलकुलस यूज़ हो रहा है देखते जाइएगा। फिर प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन आएगा कि भाई फोर्स अगर है तो इसको -du/dx लिखते हैं। अब ये एक्सप्रेशन है भाई, ठीक है। तो अब इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना था हमें, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके ये रिजल्ट निकल गया। अगर हम देखें फर्स्ट में, हाँ, तो देखो यही पार्ट था, इसको हमें डिफरेंशिएट करना था। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस वुड बी द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से कोई दिक्कत होनी चाहिए, कितना मुश्किल है आप देख लीजिए। फिर यहाँ पे इस प्रॉब्लम 4 पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वेलोसिटी को dr/dt लिख दिया, ठीक है। अब ये दिया हुआ है सर, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो 3 × 2 6 α_t 2b, ठीक है। तो मतलब पहले एक बार r डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है। r डिफरेंशिएट हुआ तो r पे क्या था हमारे पास, α_t³ i प्लस βt² j था। एक बार डिफरेंशिएट होके यहाँ पहुँचे हम 3α_t², ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करके हम a पे पहुँच गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th सवाल पे। सिंपल सा मामला ये है कि वेलोसिटी ये दी हुई है ना। अब हमें पता करना है कि dv/d थीटा कब मैक्सिमम होगा।
तो पहले डी वी बाई डी थीटा निकाल लें, तो डी वी बाई डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जी, तो डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। अब इसमें ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 लिख दी। ठीक है जी, ग्रेट। अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करें तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर 2 आर डी आर, तो ये आर आर कैंसिल हो गया, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है बेटे जी, तो सिर्फ क्या बचा, इंटीग्रेशन के नाम पे 0 to h dr। ठीक है, सारे क्वेश्चन दिए, आप चाहे तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है जी, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, इसको इंटीग्रेट करना है जी, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो डी लैम्डा बाय लैम्डा, है ना, तो लॉग लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, यहाँ पे क्या होगा, ये सब कांस्टेंट है बाहर टी। ठीक है, इसके बाद बहुत सिंपल, कैसे लिखा, समझ आ गई बात, ग्रेट। अब देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन जो कैलकुलस यूज हुआ है वो देख लीजिए। वी डी वी बाई डी आर ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, हमें वी और आर में रिलेशन निकालना था, फाइनली टी के साथ ले जाना था, है ना। तो पहले हम वी लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ आर, देन आर डी टी में लिखेंगे। तो पहले हमने वी डी वी, इसको देखो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, इस पे काम करना है, ना कि बहुत ज़्यादा कैलकुलस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स के लिए। बेसिक कैलकुलस आना चाहिए, लेकिन हाउ टू यूज दोज कॉन्सेप्ट्स इन फिजिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ख्याल रखिएगा आप, है ना। अब देखो ये बहुत सिंपल तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इधर वी स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 आर बाई 2 टू आर। ठीक है, अब यहाँ से v निकाल लिया, अब हम t पे जा सकते हैं, क्योंकि v को हम क्या लिख देंगे, डी आर बाई डी टी, तो dt को इस तरफ ले गए, r वाला एक्सप्रेशन इधर ले आए। ठीक है, कितना मुश्किल है, आप देखते जाइएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे अल्फा सॉरी ये तो कांस्टेंट है, x dx इंटीग्रेट होना था, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होती होगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है, अब डी आर बाई डी टी निकालना है। डी आर बाई डी टी किस पे डिपेंड कर रहा है ये पूछना है। यहाँ पे डेंसिटी भी चेंज हो रही है, आर भी चेंज हो रहा है, एम कांस्टेंट है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ पे क्या होगा, यूवी मेथड, क्योंकि आर भी वेरिएबल है और डेंसिटी भी वेरिएबल है, बस हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया सब। तो यूवी मेथड पे जाकर के हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी आर बाई डी टी निकाल ली। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट रहेगा, तो डी आर बाई डी टी किस पे डिपेंड कर रहा है, कैलकुलस देखिएगा कितना लगा है। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखो वर्क डन लिखना है, वर्क डन में भी एफ डॉट डी एक्स लिखा। ठीक है, अब ये सब जब लिखेंगे तो जो इंटीग्रेशन आया है वो ये आया है। ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, मतलब ये इन्फिनिटी टू आर डी आर बाई आर पावर 7, तो आर माइनस 7 लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो ये कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये पता चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब यहाँ पे बड़े आराम से लिख सकते हैं, +1 करेंगे 1 बाई आर पावर 6 हो जाएगा, -1 बाहर आएगा, तो अगर सिर्फ डिपेंडेंसी दिखानी थी तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंटीग्रेशन देखो क्या आता है, म्यू नॉट आई वी डी एक्स, इसमें ये सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, ये सब कुछ कांस्टेंट था, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेट होना था। ठीक है, तो 1 बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेट होना था 1 to 4। ठीक है, तो देखो अब कितना मुश्किल है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें देखो सिंपल सा ये पार्ट है। अब इसमें दिया हुआ था कि टेम्परेचर जो है 200 से घट के 100 पहुंचता है तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो टी वाले को एक साथ रख दिया, डी टी बाई टी पावर 4 माइनस टी एस सराउंडिंग का टेम्परेचर पावर 4 इक्वल्स टू 0 to T1 माइनस 1 बाई सी डी टी। ठीक है, देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेशन आता है, इसमें भी R1 to R2 जाते हैं, इसमें सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो हमारे पास बचता क्या है इंटीग्रेशन के नाम पे, 1 बाई आर डी आर, R1 to R2, बाकी ये सब कांस्टेंट है जो बाहर रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे सीधे लॉग R, तो R2 माइनस R मतलब R2 अपॉन कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। अब देखो सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है, माइनस है तो इसे अलग कर देंगे तो आर डी आर, बाकी जो कांस्टेंट था बाहर कर दिया, आर डी आर इधर आ गया, आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 0 to R है तो आर स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे आर क्यूब बाई 3, बट एक आर ऑलरेडी था इसलिए आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया,
हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे आता है इस पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, अब यहां पे देखो dy, तो इंटीग्रेशन की जहां तक बात है ना, 0 to y 0 to x इंटीग्रेट किया dy और इधर x dx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें इसको इंटीग्रेट करना है सर, 1 + y² अपॉन l² v0 dy बंस। अब देखो इसमें सिंपल सा अलग अलग कर देंगे, b0 v0 dy 0 to 1 प्लस b0 y² बाई l² v0 dy 0 to l, सॉरी 0 to 1। ठीक है, कितना मुश्किल है इंटीग्रेशन, देखिएगा 18th क्वेश्चन पे आ जाइए, वर्क डन लिखना था सब में अलग अलग। देखो y के लाइन गिवन होगी तो y का वैल्यू पुट करेंगे dx इंटीग्रेट होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे dy इंटीग्रेट होगा, y की वैल्यू पुट करेंगे dx इंटीग्रेट होगा, x की वैल्यू गिवन होगी क्योंकि उस लाइन पे इधर चल रहे हैं तो y गिवन हो गया, इधर चल रहे हैं तो x गिवन हो गया, इधर चल रहे हैं y गिवन हो गया, इधर x गिवन हो गया। ठीक है, चलिए जी अब यहाँ पे आ जाइए, 1/dc इंटीग्रेट होगा, ये c इक्विवेलेंट कहलाएगा, मतलब 1/c इक्विवेलेंट आएगा ये, फिर उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ये 0 to 2 इंटीग्रेट हुआ dx अपॉन दिस। ठीक है, सिंपल सा मामला। ठीक है, देखते जाइए, यहाँ पे सिंपल एक एक्सप्रेशन आएगा जो रेडीमेड फॉर्मूला, ये भी इंटीग्रेशन से फॉर्मूला आता है, पर एक बार मैं ये वो भी एक्सप्रेशन रख दूंगा जिसमें डेरिवेशन में जितने भी इंटीग्रेशन यूज हुए हैं वो बात कर ले। तो ये लिख दिया जी, है ना। अब हमें आई मैक्सिमम चाहिए तो di/dt को 0 करना पड़ेगा, तो इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके 0 करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। तो अब ये है, अब यहां से देखो x और t में, तो v को dx/dt लिख सकते हैं, तो dx/dt लिख दिया तो dx और इस तरफ dt आ गया, ये इंटीग्रेट होना है सर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22, m dv/dt qe, e की वैल्यू गिवन है सर e0 sin ओमेगा t। तो अब देखो dv को हम क्या लिख सकते हैं, QE/m, e0 हो गया m। ठीक है, तो sin ओमेगा t dt। अब sin ओमेगा t dt जब इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना, sin ओमेगा t dt तो एक ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, है ना, माइनस cos ओमेगा t आएगा। इसको 0 to 2 लिखना है सर, इसको 0 to t लिखना है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये थे तो लास्ट 7 ईयर्स में ये 22 सवाल पूछे गए हैं जिसमें इंटीग्रेशन यूज हुआ है। ये लास्ट 7 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस थे एडवांस्ड के, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कहीं भी बाय पार्ट्स यूज हुआ क्या, कहीं भी खतरनाक सा इंटीग्रेशन में, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन के हमने प्रॉपर्टीज यूज किए हों। तो क्या जरूरत है कि 500,000 कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करो जब आप क्लास 11th में आ रहे हो और फिजिक्स के लिए? नो, नॉट एट ऑल। आपको बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए, आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आने चाहिए, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा रूल्स पढ़ने के अलावा कि भाई आप इंटीग्रेशन यूज़ कैसे करते हैं फिजिक्स में, ये सीखें। डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस का क्या यूज़ है फिजिक्स में वो समझना है, रादर देन कि बहुत टफ क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए सॉल्व करना है। वो जो भी सॉल्व करेंगे आप, आपके मैथ्स में कैलकुलस सिलेबस में है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद भी अगर सेफ साइड में मैं कहूँ कि गाद मान लो कभी यूज़ हो गया आने वाले टाइम पे, तो भाई तब तक आप 12th के कैलकुलस पढ़ चुके होंगे। तो अभी जो टाइम है, अपना हिस्सा जो फिजिक्स का है वो फिजिक्स पे फोकस करिए, हाउ टू यूज़ कैलकुलस इन फिजिक्स उस पर यूज़ करिए, रादर देन कि कैलकुलस के मास्टर बनने की कोशिश करिए आप क्लास 11th में। ठीक है, आई होप आप मेरी बातें समझ पाए होंगे, है ना। चलिए फिर आपसे मिलते रहेंगे, और हाँ, अपनी अकल नहीं लगाएंगे तो नुकसान होगा, तो अपना दिमाग लगाते रहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने सारे क्वेश्चंस अपने विवेक के हिसाब से मैंने देखा, जितने भी क्वेश्चन जिसमें भी कैलकुलस यूज़ हो रहा था लास्ट 7 ईयर्स के जेई एडवांस के क्वेश्चन में, वो सभी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए फिर, मेरे ख्याल से आप बात समझ पाए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके।